नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौरव राजेंद्र है और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पर। लगातार जो चुनाव का माहौल बंगाल में बना हुआ है और इधर किसान आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा है और सरकार के कान पर जू नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान है तो सिर्फ चुनावों पर, इलेक्शन मोड पर। अभी सरकार है, कोरोना जब अचानक से दिल्ली में आ जाता है और किसानों को हटाने की प्लानिंग नए नए तरीके से यहाँ ईजाद की जाती है। लेकिन एक मुद्दा है जवानों का, जो जब चुनाव साथ में आते हैं, सवाल यही है जब चुनाव आते हैं तो क्यों आखिरकार जवानों को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ उसमें 22 से ज़्यादा जवानों की शहादत हो गई और ये शहादत ऐसे समय पर हुई जब एक तरफ बंगाल में तमाम सारे वो दिग्गज नेता अपनी रैलियों को अंजाम दे रहे थे। गृह मंत्री लगातार चुनावी रैलियों को संबोधन करने जा रहे थे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये खबर सुनी उसके बाद जो है अपने दौरे रद्द कर दिए और उनके लिए, जवानों के लिए बोला कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन बलिदान होता ही क्यों है, सवाल यही है। जब चुनाव आते हैं तो इनके ये बलिदान देने की क्या राजनीति होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जवानों की शहादत पर ही राजनीतिक गद्दी बिछाई जाएगी? क्या वहाँ पर जो राजनीतिक हथकंडे हैं वो जवानों की शहादत के रास्ते से होकर निकलते हैं? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पूरा सहयोग और पूरा जी जान से यहाँ पर डटे हुए हैं। उनसे राय जानते हैं, उनकी विचार जानते हैं, क्योंकि एक जवान से बेहतर अंदरूनी बातों को कोई और नहीं समझ सकता। एक जो जवान है सीमा पर किस तरीके से मुस्तैदी के साथ डटा होता है, उसके बाद जो राजनीति की जाती है उस पर क्या टिप्पणी करते हैं। सर, आपका स्वागत। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ से। जी हाँ, मैं जो सुकमा में, जो छत्तीसगढ़ में जो पैरामिलिट्री फोर्स जवान जिनकी मौतें होती हैं, मरे हैं। जी हाँ, आप चौंक रहे होंगे कि मैं शहीद क्यों नहीं कह रहा हूँ। जी हाँ, मौत हुई है, क्योंकि अभी भारतीय संविधान में भी सरकारों ने उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया है। तो जो भी मौतें होती है पैरामिलिट्री फोर्सेज, मैं जानता हूँ। मैं इसको दो पार्ट में बात रखूँगा। दो बात जो पत्रकार महोदय ने कही है कि क्यों चुनाव के टाइम पर ये चीज़ें होती हैं, क्या चुनावी रोटी सेकने के लिए उसका फ़ायदा उठाने के लिए किया जाता है, और ये पार्ट रखूँगा कि और इससे अंदर की असलियत क्या है। तो मैं पहले बात रखना चाहता हूँ कि असली असलियत क्या है। आपको मैं एक डाटा बताऊँगा। जिस प्रकार से अभी अमित शाह गृह मंत्री जी का बयान आया है, इनकी सरकार सत्ता में 2014 से, उसके पहले राजनाथ सिंह जी थे, सरकार वही थी, नीतियाँ वही थी, सब कुछ वही थे, हमले पे हमले होते जा रहे थे। मैं कहूँगा कि 25 मई 2013 जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के दरघाटी में 25 कांग्रेसी 2013 में कांग्रेसी नेताओं की हत्या हुई थी। उसके बाद 11 मार्च 2014 को सुकमा छत्तीसगढ़ में सीआरपी के 15 जवान शहीद हुए थे। 15 जवान। जानते उसमें क्या हुआ? वो मुठभेड़ 15 घंटे चली थी। 15 घंटे के बाद भी उनको कोई मेडिकल एड नहीं मिला था। जो जवान पाँव में गोली लगी थी वो बच सकते थे अगर उनको मेडिकल फर्स्ट एड मिलता, लेकिन अधिक रक्तस्राव होने के कारण मर गए। तो उस पर सवाल निशान खड़े हो गए, क्योंकि नक्सलाइट क्षेत्रों में लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। वो हेलीकॉप्टर दिल्ली में खड़े थे, उसमें गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री और नेता यूज कर रहे थे, जबकि उन जहाज़ों को नक्सलाइट पूरे एरिया में, जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में खड़ा होना चाहिए था, उसका आदेश हुआ था कि रांची में खड़े होंगे। तो जवान उसमें 15 जो 24 शहीद हुए थे, वो फिर उसके बाद जहाज रांची में खड़े होने लगे कि जब कोई घटना घटती है तो एडवांस आधा घंटे 1 घंटे के अंदर मेडिकल एड दिया जाए। लेकिन फिर एक बार फिर जवान चला गया। नेताओं ने अपनी रोटी से की, वो जहाज जो खरीदे गए थे, जवानों को कोई एक्सीडेंट हो उसका लाभ पहुंचाया जाए, दिल्ली अच्छे अस्पतालों में सुविधाएं दी जाए, लेकिन वो जहाज गृह मंत्री जी यूज़ कर रहे थे, गृह राज्य मंत्री यूज़ कर रहे थे और नेता यूज़ कर रहे थे। 8 घंटे 10 बजे दिन में मुठभेड़ शुरू हुआ, अब 12 घंटे 10 घंटे तक कोई रिलीफ नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि उन जवानों को जो घायल थे, ट्रैक्टरों में लाद करके पुआलों के ऊपर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या हम जो टैक्स अदा करते हैं, जो सब कुछ हम देते हैं, क्या किन के लिए है? नेताओं के लिए, चुनाव प्रचार के लिए? तो कहीं ना कहीं अगर समय पर मेडिकल एड मिला होता है तो जवान नहीं मरते। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मुठभेड़ हुई, एक खबर मिली थी कि कुछ नक्सलाइट छुपे हुए हैं, उनको कॉम्बिंग के लिए जा रहे थे। कॉम्बिंग के जब वहाँ गए, वापस लौटते समय उनकी टुकड़ियों पर हमला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं इनपुट था, जो हमारी इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस कहाँ थी? जिस प्रकार न्यूज आ रही है कि भाजपा का उपाध्यक्ष, देखिए
कोई चीज़ यूं ही नहीं घट जाती है। जब मैं यहाँ से निकलता हूँ, कहाँ जाऊँगा किसको पता है? जिसको बताऊँगा उसको पता है ना। ये ऑपरेशन ज्वाइंट था, पुलिस और ये सीआरपी के बीच का था, लेकिन लीक होकर के, यानी कि जानबूझकर हमको मरवाया गया और इस पर सत्ता की रोटी सेकी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जो ब्लू स्टार में गिल साहब थे, उन्होंने कहा था रमन सरकार से कि हम इसको 1 महीने में ख़त्म कर देंगे, हमको 10 बटालियन दीजिए, तो जानते रमन सिंह ने क्या कहा था? और इसमें पूरा ही टिका हुआ मामला, कहा कि पैसे मिलते हैं ना, आराम करो। यानी कहीं ना कहीं इन नक्सलाइटों को, आतंकवादी गतिविधियों को नेता ही इसको फुलवाते हैं। इन्हीं की वजह से घटता बढ़ता है। ये लोग सत्ता को डैमेज करने के लिए आक्रमण करवाते हैं, हमारे जवानों की लाशों बैठकर रोटी सेकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एक बात और, कि जो इस समय आप गूगल करेंगे मेरे देशवासियों, तो देखेंगे अभी पैरामिलिट्री फोर्सों में, अर्धसैनिक बल में, सैनिक में, होमगार्ड, अग्निशमन, पुलिस में बहुत ज़्यादा संख्या बल की कमी है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक वस्तु को उठाने के लिए 5 आदमी का मानक तैयार किया गया है, अगर 2 आदमी उठाएंगे तो बोझ उठेगा? आज जितना जवान चाहिए उतना जवान कंपनियों में नहीं है, तो आगे लोड पड़ रहा है। उनको नहाने का टाइम नहीं, 18 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, खाने का टाइम नहीं है, नहाने का टाइम नहीं, घर में बात करने का टाइम नहीं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जितने जवान आज तक लड़ाई में नहीं मरे, आतंकवादी गतिविधियों में मरे, आतंकवादी गतिविधियों में नहीं मरे, जितना इस जानते हैं, अभी राज्यसभा गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था कि 7,000 जवानों ने आत्महत्या कर ली, और जानते हैं 40,000, जी हाँ 40,000 VRS वॉलंटियर रिटायर स्कीम के तहत पेंशन। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या बात है, इतने लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, हत्या क्यों कर रहे हैं, क्यों वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं? जानते गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया था जब वो पिछली सरकार में थे, जब ये भाजपा की सरकार थी, उन्होंने कहा कि जवान घर से दूर रहते हैं इसलिए वॉलंटियर रिटायर ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक आदमी 4 साल वीजा लेके जाता हो, क्या करता है? मैं पूछता हूं कि इनको 3 वर्ग बांटूंगा, एक अधिकारी है और एक जवान है। जवान 0.001% आत्महत्या करता है, 80 से 85% जवान करता है। जवान ही क्यों, सामाजिक ताने बाने सबको शामिल होता है, सब लोग उससे जूझते हैं। अगर एक अधिकारी है, उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे, घर में दिक्कत है, उसके बच्चे कहना नहीं मारे, तो वो भी प्रभावित है, लेकिन वो आत्महत्या क्यों नहीं करता? वो VRS क्यों लेता? जवान, कांस्टेबल, जो सिपाही, जो असली मोर्चे पर, वो क्यों लेते हैं? कहीं ना कहीं जवान उपेक्षित है। ये जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन है, लेकिन वही CRP, ITBP, CISF, असम राइफल्स, BSF के जवानों को, SSB के जवानों को पेंशन नहीं है। क्या यही राष्ट्रवाद है? इनके आपने पुलवामा पर देखा होगा, जिस तरह पुलवामा पर हमला हुआ, पूरा चुनाव लड़ा गया, जिसने अपने भाई को खोया, अपने पति को खोया, अपने पुत्र को खोया, उनको अभी तक पेंशन नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं है। आपने देखा होगा कि जो संसद में अटैक हुआ, CISF के जवान मरे थे, पूरी संसद को बचाया था, उनको पेंशन नहीं मिला, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। क्या यही राष्ट्रवाद है? तो कहीं ना कहीं आज ये सरकार हम किसानों और जवानों को गाजर मूली समझती है, बलि का बकरा बनाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बार बार क्यों, कोई भी संगठन हो, कोई भी बल हो, लेकिन वर्दी अलग है, चेहरे का तनाव अलग है। एक है वर्दी अलग है, चेहरे का तनाव अलग है। बार बार एक प्रश्न, जैसे आप पंजाब में हुआ, जैसे कश्मीर हुआ, हमने वहाँ शांति व्यवस्था कायम कर दी, फिर हम चले आए, फिर वहाँ के नेताओं की देखरेख में ये फलता फूलता नक्सलाइट हो, चाहे आतंकवादी हो, कोई भी घटनाएं हो, फिर बढ़ता है, फिर जवान को लगाया जाता है, फिर जवान मरते हैं, फिर शांति करते। आखिर कब तक? यक्ष प्रश्न, कब तक जवान मरते रहेंगे? लेकिन मनीष जी, यहाँ पर गृह मंत्रालय बहुत सक्रिय हो गया है। गृह मंत्रालय अमित शाह की तरफ से ये कहा गया, गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया कि जो भी यहाँ पर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनका जो है बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसका बदला सरकार ने लिया था, भारत सरकार ने लिया था, सैनिकों ने लिया था, ऐसे ही एक बार फिर से इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है कि बदले की नौबत क्यों आती है? जब आता है तभी बदला लिया जाता है, जब चुनाव आता है तभी सैनिक मारे जाते हैं, तब चुनाव आता है जब नक्सल क्षेत्र में इतने सक्रिय हो जाते हैं, 700 से ज़्यादा वहां पर हो जाते हैं, बीजेपी नेताओं का नाम शामिल आ रहा है, उनको हथियार सप्लाई किए जाते हैं। आखिर क्यों? जब अब बंगाल के चुनाव जीतना है इसलिए। मैं आंकड़ों पे आपकी बात पर तो आंकड़ों पर दूंगा। 1 दिसंबर 2014 को सुकमा में 14 जवानों को शहीद हुई थी। वही गृह मंत्री का नपा तुला बयान था कि बदला लेंगे, 1 सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। फिर
12 मार्च 2017 को सुकमा छत्तीसगढ़ में सीआरपी के 12 जवान शहीद होते हैं। फिर 24 अप्रैल 2017 को सुकमा छत्तीसगढ़ में सीआरपी के 25 जवान शहीद होते हैं, आप लोग को याद नहीं होगा। फिर उसके बाद 13 मार्च 2018 को सुकमा छत्तीसगढ़ में सीआरपी के 9 जवान शहीद होते हैं। फिर 9 अप्रैल 2019 को दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक की मौत होती है, 3 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं। फिर उसके बाद 23 मार्च 2020 को सुकमा छत्तीसगढ़ में 17 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं। फिर 4 अप्रैल 2021 में सुकमा छत्तीसगढ़ में 22 जवान जो अभी शहीद हुए हैं। हर बार वही बयान। मैं पूछता हूं कि आखिर कब तक, क्यों नहीं आप व्यवस्था कर? नक्सलाइट कौन, नक्सली कौन? वो शोषित वंचित जो पिछड़े हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, क्यों नहीं आप शहर बनाते हैं? शहर कभी भी आतंकवाद नहीं चाहता है। आप जिस तरह से आप त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, आपका आसाम, आपका छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, कर्नाटका, आपका आंध्र प्रदेश, जो आपको चला गया गुजरात तक, ये ग्रीन बेल्ट है, नक्सलाइट क्षेत्र है। तो क्यों आप वो समस्याएं क्यों नहीं, उनसे बात क्यों नहीं करते? किसी समस्या का हल बंदूक नहीं है। बंदूक सीने पर रख करके आप बात मनवा सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जी सकते हैं। जैसे ही बंदूक हटेगा वो व्यक्ति अपना काम करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप बुलाइए उनके जो नक्सल से प्रभावित है, जो दिक्कत उनको, उनके नेताओं से बात करें, खुली डिबेट कराएं, राष्ट्र में क्या मांग है उनकी, वो क्या चाहते हैं, तब समस्या का समाधान होगा, निकलेगा हल। बातचीत के माध्यम से बंदूक किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप बार बार कहिए आप धोखा दे, जो मैंने आंकड़े पेश किए यही तो बयान आया था इनका, यही चीज़ें तो आई थी, लेकिन आपने क्या किया? कल आप फोटो पर माला चढ़ाने तक, टीवी में बोलने तक ये शहीद कहते हैं, फिर ये भूल जाते हैं। आपको भी इतने आंकड़े याद नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से ये सरकार हमारी लाशों पर, जिस तरह से पुलवामा का चैट लीक हुआ, क्या इन्होंने उसकी जाँच करवाई? मैं कहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो वहाँ पर मैं वहाँ जाया करता श्रीनगर, वहाँ पे चेक पोस्ट लगाए गए थे जो गाड़ियों को चेक करने के लिए। अगर वो चेक पोस्ट होते तो उतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो चेक पोस्ट किसके आदेश से क्यों हटवाए गए? क्या सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा? अर्नब गोस्वामी का जो चैट लिख हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा, तो क्या ये निश्चित रूप से ये, क्योंकि यहाँ के देश राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति कुछ भी न्यौछावर कर सकती है, ये जो है राष्ट्रवाद का फायदा उठा करके ऐसे अटैक करते हैं। कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना का बात करते हैं, कभी गलवान जैसी समस्याएं घटित हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। ये लोग दिल जीतना चाहते हैं, उस पर चुनाव लड़ते हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना है, आशंका है कि ये चुनाव, आप देखिए इस वक्त सरकार पूरी डरी हुई है, बंगाल में पूरा जोर लगा रही है। अगर बंगाल में हार जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बना है, क्योंकि पूरी जनता सवाल कर रही है, पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी सवाल खड़ा कर रहा है, ये अपना पाप बंगाल के चुनाव से धोना चाहते हैं। इसलिए इनको कोई मरे कोई जिए, इनको सबसे बड़ी प्राथमिकता है बंगाल का चुनाव जीतना। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से निकले, आप ऐसे निकलोगे कि तुम्हें जनता छोड़ेगी नहीं। तो ये आजकल अपने सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, अपनी सत्ता बचाने के लिए आज ये जो है कारपोरेट घराने के बंधक को रखे हैं। इनको कोई जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बाप खेत खलिहान में, उसका बेटा सरहद पे परेशान है, ना उसको पेंशन है, ना उसको शहीद का दर्जा है। अगर अभी उसको कश्मीर में जाना हो तो तत्काल में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन नेता शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस हो, उसको तुरंत टिकट मिलता है। क्या यही देश है? क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही लोकतंत्र है? कहीं ना कहीं ये देश हमारे लिए नहीं है। 70 साल हो गए। 1947 में देश को आज़ादी मिली, लेकिन किसको मिली? शहरों को मिली। गांव अभी भी गुलाम है। उस गांव की गुलामी को बचाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए अब हम यहाँ पे किसान बैठे हैं। अब हमारा जो बलिदान है, चाहे सुकमा मर रहे, छत्तीसगढ़ में पुलवामा मर रहे, चाहे संसद में अटैक होता है, चाहे कहीं बम ब्लास्ट होता है, चाहे बारामूला में उड़ी मरते हैं जवान, अब जाग गया है देश। अब हम छोड़ेंगे नहीं। अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये आंदोलन आखिरी किल साबित होगा। अब जवानों किसानों के साथ। आपने गांव से जुड़ा सवाल यहाँ पर किया। मेरा सवाल उसी से है कि गांव से निकलकर ही एक किसान का बेटा जवान बनता है, एक किसान का बेटा जो फौज में शामिल होता है। लेकिन इस तरीके से जब जो है उसके जवान के सीने को छल दिया जाएगा, जब उस पर राजनीति की जाएगी, तो क्या आगामी दिनों में या फिर आने वाले भविष्य में कोई ऐसा जवान तैयार होगा? क्या देश की जो सुरक्षा है, देश की रक्षा के लिए जवान तैयार होता है, बच्चा तैयार करता है बाप, तो क्या आने वाले समय में ये एक देश रक्षा का सवाल रह जाएगा उसके दिल में? वो तैयार होगा उसके लिए या नहीं होगा? जी बिल्कुल। इस देश में 3 प्रकार के आदमी हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक आदमी रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद
मौन है। निश्चित रूप जिस तरह से यहाँ पे किसानों, जवानों, मजदूरों की, छात्रों की, युवाओं को कुचला गया है, अब यहाँ से जितना आंदोलन है, आप सवाल करते हैं आंदोलन कितना दिन चलेगा, जितना दिन आंदोलन चलेगा यहाँ से हर सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होगा अपने आप में। जितने दिन आंदोलन चलेगा यहाँ से ऐसे ही लोग निकलेंगे, ऐसे जवान निकलेंगे, ऐसे युवा निकलेंगे जो टकराएंगे, जो लोकतंत्र को बचाएंगे। आज भारत माता कैद में है, जिस तरह से किसान, जवान, सब जगह सब लोग, पत्रकार, सब लोग पीड़ित हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और निकल के अपनी आज़ादी लेकर ही रहेंगे। मनीष जी, मेरा अंतिम सवाल यही है कि क्या आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अमित शाह के उस बयान से, जो है उन्होंने, हालांकि ये मैं बताना चाहूँगा आपसे कि उन्होंने अपनी जो सभाएं थी वो रद्द कर दी, उसके बाद जो है वो उनको शोक सभा में गए, उनको श्रद्धांजलि दी, फिर उन्होंने कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या लगता है? मैं इसको प्रमाणों के साथ रखना चाहूँगा, सिर्फ प्रमाणों सोचने की बात है। आपको जो मैंने दिखाया कि 10 आक्रमण हुए इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, पिछले बार राजनाथ सिंह थे, इनके में 4 बार हो चुके हैं, यही बयान आया है। तो ये सिर्फ दिखावापन है और ज़्यादा इससे कुछ नहीं है। अगर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर वहाँ पे वो नहीं जाते, घड़ियाली आंसू बहाने, तो क्या होता? आप वहाँ पे अगर रैली कर रहे होते तो जनता क्या करती पता है? मैं कहना नहीं चाहूँगा। तो ये घड़ियाली आंसू फिर देखना है आप 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ये मुस्कुराते मिलेंगे, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। इनसे जवानों जैसे पूर्व में हमले हुए थे, कुछ सिर्फ घड़ियाली आंसू, औपचारिकता, ओनली फॉर्मेलिटीज़ कि हम गए थे, जवानों को हमने वक्तव्य दिया कि छोड़ेंगे नहीं, जवानों को हम जो है कि सब सुविधाएं देंगे, सारी चीज़ें देंगे, लेकिन न पेंशन का दर्जा देंगे, न दिया है, न उनको शहीद का दर्जा देंगे, न कुछ, न उनको कुछ भी मिलेगा नहीं, न उनको। मैं कहता हूँ कि जवान जानते हैं घास मूली है, जो जवान मरता है त्रिपुरा सरकार कोई 20,000 देता है, कोई 40 लाख, कोई 20 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है, कोई 1 करोड़ देता है। जवान क्या कोई सब्जी है? एक मुश्त एक योजना होना चाहिए कि जो भी सरकार है अगर 1 करोड़ दे, सब 1 करोड़ दे। अब त्रिपुरा सरकार खुद देती है, मध्य प्रदेश सरकार खुद देती है, पंजाब गवर्नमेंट खुद। क्या हम घास मूली हैं? क्या हम सब्जी हैं? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वहाँ पे फॉर्मेलिटीज अदा करने की जो हर बार किए, इसीलिए आए हैं। आने वाला कुछ नहीं है, ढाक के 3 पात रहेंगे। आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ, फिर आप मुझसे लीजिएगा, फिर इसी तरह जवान मरेंगे, फिर आएंगे और फिर फूल माला हमारे फोटो पर चढ़ा के, हाल चाल लेके हॉस्पिटल जाके फिर अपने कामों में लग जाएंगे। वहाँ पे बैठ के दूध मलाई जो हमारे पैसे से कैंटीन चलती खाएंगे, हमारे पैसे से हवाई यात्रा करेंगे, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में परिवार के साथ बैठ के घूमने जाएंगे, बस। और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है जी, देखेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष जी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है देश में घटना घटती जा रही है। सुकमा में, छत्तीसगढ़ में जो जवान शहीद हुए हैं, आखिरकार कब उनका जो बदला है वो लिया जाएगा। और ये देखने वाली बात ये भी होगी कि कितना असर चुनाव पर होगा, चूँकि चुनाव साथ ही साथ पार्टी पुरजोर लगा रही है, चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। तो क्या अब इन बलिदानों का भी असर, क्या इन बलिदानों को भी भुलाने की कोशिश इन चुनाव में की जाती है या नहीं?